अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे इस वक्त में हमारी लोकसभा चुनाव 2024 पर विश्लेषण सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अलग अलग शो में अलग अलग एपिसोड में आपके सामने अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता, पार्टियों के पदाधिकारी और पत्रकारों को पेश कर रहे हैं, ताकि उनके विचार भी आप तक पहुँच सके। उनकी जानकारियाँ आप तक लाने की हमारी कोशिश जो है वो लोकसभा चुनाव के विश्लेषण प्रोग्राम सीरीज़ में चल रही है। आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है वो दो पैनलिस्ट हम आपके सामने पेश करें, उससे पहले हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने इनकलाब समाचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट से उनके ही तारुफ की दावत दूंगा, ताकि वो अपने बारे में, अपनी कारगुजारियों के बारे में और अपने सियासी सफ़र के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सबके सामने अपने आप को पेश कर सके। तो पहले मेरे सीधी जानिब जो बैठे हैं रिजवान अंसारी साहब, मैं उनके से मुखातिब होता हूँ और रिजवान अंसारी साहब से कहूँगा कि वो अपना तारुफ करें। मैं रिजवान अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार अध्यक्ष, नागपुर शहर। मैं पिछले कई सालों से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, वैसे तो मैं जब से पार्टी बनी है, जब मैं उस वक्त से मैं अपने पिताजी के साथ मैं पार्टी में काम करते रहा, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं था। उनके देहांत के बाद उनकी ज़िम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी और उसको मैं अभी तक जो भी ज़िम्मेदारी दी है मैं उसको जो है पूरी फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस में रिजवान अंसारी जो है शहर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग के, और आज दूसरे जो पैनलिस्ट हमारे साथ में मौजूद है, मेरे दाहिनी जानिब जो बैठे हुए हैं वो नसीम अख्तर साहब है। नसीम अख्तर साहब अपने बारे में खुद ही तारुफ करेंगे। मैं नसीम अख्तर, उत्तर नागपुर पूर्व अध्यक्ष और नागपुर शहर पूर्व महासचिव। मजलिस में मैं 2015 से जुड़ा हूं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी से अपनी पार्टी को, अपने सदर साहब की जो रणनीति है, जो कौम की खिदमत के लिए, कौम को लेकर आगे बढ़ने के लिए, कौम की समस्या उठाने के लिए जुड़ा हूं और पूरी ईमानदारी के साथ और लोगों की समस्याओं को महानगर पालिका हो या अपने क्षेत्र के आमदार खासदार जो भी हो, लोगों की आवाज़, जनता का आवाज़ बनकर मैं उनके बीच में काम करता हूं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहूँगा। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि मजलिस का मतलब है एमआईएम से नसीम अख्तर है और एनसीपी से पैनलिस्ट हमारे साथ में रिजवान अंसारी मौजूद है। दोनों पार्टियां नागपुर में कार्यरत है, दोनों पार्टियां नागपुर में काम कर रही है। दोनों पार्टियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नागपुर के चुनाव जो लोकसभा के हुए हैं उस पर इनकी क्या राय है, और देश में अब जो सरकार बनने जा रही है या जिस तरीके के रिज़ल्ट आए हैं, जिस तरीके के मैंडेट मिले हैं पार्टियों को, उस पर उनकी राय क्या है। तो पहले एक ओपनिंग कमेंट लेते हैं, 1 मिनट में जानेंगे कि ओपनिंग कमेंट में रिजवान अंसारी क्या कहते हैं। मैं अपनी बात को कहूँ इससे पहले मैं इनकलाब समाचार के दर्शकों को और इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने लोकतंत्र को बचाया है, क्योंकि लोकतंत्र 10 साल से कहीं ना कहीं इस तरह से था क्योंकि विपक्ष का कोई नेता नहीं था जो सदन में आवाज़ उठा सकता था जनता की। तो मैं उसके लिए मैं सबसे पहले मैं जनता को बधाई देता हूँ। मैं अपनी बात को मैं यहाँ शुरू करता हूँ, जैसे कि हमारे एंकर शाकिर रज़ा ख़ान साहब ने जो है मुझसे सवाल किया। देखिए, देश पिछले 10 सालों से जो है बहुत पीछे आ गया, देश कर्जे में डूब गया, शिक्षा का स्तर गिर गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक राजनीति का जो एक पैमाना था, जो एक दूसरे शिष्टाचार था, वो भी ख़त्म हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वक्त में कम से कम वो शिष्टाचार बना रहे, हम विरोधी बने रहे लेकिन हम दुश्मन ना बने। अगर हम बीजेपी के ख़िलाफ़ थे या मोदी के ख़िलाफ़ थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम जो है वो उसको दुश्मन समझते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी की नीतियों के ख़िलाफ़ थे, हम मोदी जी की नीतियों के ख़िलाफ़ थे। देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में देखा बेटियों के साथ क्या हो रहा था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, साथ ही साथ बिल्किस बानो के आरोपियों को यहाँ इस देश के अंदर जो उनका सत्कार किया गया, ये सब ऐसी चीज़ें थी जिसने पूरी दुनिया में इस देश को जो है शर्मसार किया। मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ घटना हुई, और वो जो अमेठी की सांसद हुआ करती थी, वो जो हर बात पे जो है वो आ जाती थी धरना देने, वो इन 10 सालों में कभी निकली नहीं बाहर। तो हम ऐसे लोग जो इस तरह के, ऐसी जनता जो इस तरह के वोटर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो इनको जो सपोर्ट करते थे, मैं कहीं ना कहीं उनसे भी मैं अपील करता हूँ
कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं सपोर्ट कर रहे, ये थोड़ा सी खुद भी जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। ये रिजवान अंसारी साहब के अपने विचार है जो उन्होंने अभी व्यक्त किए। अभी नसीम अख्तर साहब से भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद ओपन डिबेट शुरू करेंगे, डेकोरम ओपन करेंगे। पहले है तो आप 1 मिनट में अपने विचार व्यक्त कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इनकलाब चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे बुलाकर मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं इस देश की जनता का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तानाशाही जिस तरीके से हिंदुस्तान में पनप रही थी 10 सालों में, सभी जनता तरस थे मोदी की नीतियों से, मोदी की कामों से, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी जुमलेबाजी करते थे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनको मौका दी और उनको बताई और उनका घमंड चकनाचूर कर दी कि तुम 400 पार जो सपना देख रहे थे वो 400 पार हम होने नहीं देंगे। अगर इस तरीके से तुम्हारा काम चलता रहा तो हम आने वाले वक्त में बीजेपी को पूरी तरह, हमने जिस तरह से हिंदुओं ने, खासतौर पे आज भी देख रहा हूँ कि हिंदू लोग ही हिंदू को गाली बक रहे हैं कि जैसे राम अपना अयोध्या में हार गए, उस सीट को पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज चलाया जा रहा है कि हिंदू ने हिंदू को। लेकिन मैं बोलता हूँ ये हिंदू का बात नहीं है, ये देश की बात है। जब देश पे जब जिस तरह से मोदी सरकार ने जुल्म और लोगों पे अत्याचार करना चालू कर दिया तो देश की जनता ने उखाड़ कर उनको बता दी कि तुम 400 नहीं 300 के लायक भी नहीं है, और 200 के अंदर 240-50 के अंदर उनको निपटा के ख़त्म कर दी। तो ये जनता की जीत है और जनता की ताकत है जो इस देश में तानाशाही को ख़त्म करी। और आगे भी उम्मीद है कि जो भी सरकार किसी की भी रहे, सरकार आते जाते रहेंगे, लेकिन जो उनके लिए सबक है कि जो फुल बहुमत में आकर अगर तानाशाही करने की सोचेंगे या करने की कोशिश करेंगे, दोबारा उनको जनता इसी तरह से उठा के पटकेंगी और उनको सबक सिखाएंगी। तो दर्शकों, डिबेट की शुरुआत करते हैं। और डिबेट आज का जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रिजल्ट के विश्लेषण के ऊपर में है। दोनों अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने पक्ष को रखेंगे, और साथ में मैं एंकर की भूमिका निभाते हुए उनसे सवाल पूछूंगा। सवाल आपकी तरफ से पूछे जाएंगे, जो आपके सवाल है वो उनसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि रिजवान भाई के आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है एनसीपी, उसमें जो फूट पड़ी, अब उस फूट में जो समीकरण निकल के सामने आए हैं तो अजीत दादा पवार का सिर्फ एक सांसद ही चुन के आया है। अब ये जो अजीत दादा पवार की मोदी के साथ में पार्टी को लेकर के साठगांठ हुई थी, क्या शरद पवार इसे वापस ले लेंगे या आगे की रणनीति क्या रहेंगी आपकी पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं पवार साहब की हिम्मत की भी दाद दूंगा कि वो पार्टी जिसको तोड़ दिया गया बुरी तरह से, नया सिंबल था, नया नाम था, उसके बाद जो है जनता के बीच में जाना और अपनी पहचान बनाना, और पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छा किसी का अगर स्ट्राइक रेट है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का है। हमने 10 सीटों पे यहाँ पर इलेक्शन लड़े, जिसमें से 8 सीटें जीती। जो हमें ये कह रहे थे कि हम 2 सीट नहीं ला सकते, ये उनके लिए मुँह तोड़ जवाब है। और रही बात अजीत दादा पवार साहब की, तो मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे नेता नहीं है, वो हमारे नेता है। मैं उनके नेतृत्व में मैंने बहुत काम किया हूँ, लेकिन खैर वो विचारधारा से हट गए। ये पार्टी की विचारधारा नहीं थी कि वो ऐसे लोगों के साथ जो है जा कर के बैठ जाए जो वोट को जोड़ने के लिए देश को तोड़ने का काम करे। तो लेकिन अगर वो आना चाहते हैं, इसका जो वेलकम करना, इसको मतलब पार्टी में लेना नहीं लेना, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं बहुत छोटा सी कार्यकर्ता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ भी ना टिप्पणी कर सकता हूँ, ना मुझे इसका अधिकार है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गलत रास्ते पे गया और वो सुधर करके वापस आना चाहता है तो हर किसी के लिए ये मार्ग खुला है, उसको आने देना चाहिए। लेकिन और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि पार्टी को जो मजबूत करने के लिए हम सभी का वेलकम करते हैं। अगर लोग सिर्फ उन्हीं से नहीं, अगर बीजेपी से आना चाहते हैं या और कोई दूसरी पार्टी से भी अगर वो आना चाहते हैं और एक अच्छा काम करना चाहते हैं, कांधे से कांधा मिला करके काम करना चाहते हैं, तो हम उसका भी जो है स्वागत करते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि कल चल के अगर गिरिराज सिंह जो है एनसीपी में आना चाहे तो गिरिराज सिंह के लिए भी रास्ते खुले रहेंगे। पार्टी की पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, जो पार्टी, लेकिन उनकी तो विचारधारा ही पार्टी के पॉलिसी के विपरीत है। तो उनकी विचारधारा है तो वो पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते। नहीं, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो एनसीपी टूट के जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं, है ना, वो ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े जो कि मानवीय विचारधारा मानी जाती है।
ऐसा हमारा मानना है कि देखिए वो विचारधारा जिसमें जो है देश तोड़ करके जो है एक नई विचारधारा बनाई जाए, तो ऐसी विचारधारा को जो है ना देश एक्सेप्ट करता है ना संविधान एक्सेप्ट करता है। हम वो विचारधारा पे चलने वाले हैं जहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं होती, जहाँ पर सिर्फ वोट बटोरने के लिए कभी वो हम अपना जन्म जो है वो नेपाल से बता दे, कभी आसाम से बता दे, कभी गुजरात से बता दे, कभी और कहीं से बताते अपने आप अफगान के भी तो बेटे, पठान के भी बेटा बता दे। हाँ, वो तो ऐसा है कि वो तो सभी जगह वो है, वो अपने आप को सब जगह से रिश्ता है हमारा, अपने आप को जो है भगवान साबित करने के लिए उन्होंने लॉजिकल फायदा ही नहीं होगी। तो ये सब सारी चीज़ें जनता ने देखी है। ये हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा सच्चाई है, हमारी विचारधारा ईमानदारी है, हमारी विचारधारा तो समानता है। और नसीम भाई, MIM की विचारधारा और NCP की विचारधारा क्या एक ही है क्या, और दोनों की विचारधारा जाके BJP में मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। MIM का विचारधारा अलग है। MIM का विचारधारा जनता कौम के लिए जो पिछड़े, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दलित समाज से, तो वही विचारधारा की बात तो रिजवान भाई भी कर रहे हैं। NCP भी उसी विचारधारा की बात करें तो अलग कैसे? NCP में कैसा है कि आधी NCP BJP में चली गई और आधी NCP कांग्रेस में, और MIM पूरी BJP की हो गई। नहीं, ये आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जाएगा क्या? नहीं बोला, देखो बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाएगा। NCP पे जो लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम दिख रहा है। अच्छा, वो इल्ज़ाम मैं लगा नहीं, वो दिख रहा है कि आधा कांग्रेस के साथ है और आधा जो दिखा वो चोर, जो ना दिखे वो साफ। नहीं, ये आप बोल सकते हैं ना, आपका अधिकार है बोलने का। आरोप लगाना हर पार्टियों का आरोप लगाना लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा की बात है तो हम अपने देश के हित में संविधान के दायरे में रहकर जो समाज, जो कौम सबसे पिछड़ा हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नसीम भाई, विचारधारा को लेकर के जब बात चल रही है, चूँकि चुनावी विश्लेषण पे हम बात कर रहे हैं जिसका असर बहुत ज़्यादा आता है हर एक चुनाव पे, तो विचारधारा में एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा, है ना? तो MIM की क्या क्लैरिटी है विचारधारा को लेकर के? ये संविधान के दायरे में रख के कौम की खिदमत, और जो मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ, हमारा दलित और मुस्लिम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है, हिंदू दलित और मुसलमानों को। इसको लेकर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर पार्लियामेंट में, हर जगह वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि दबे कुचले लोगों को आवाज़ उठाना ये हमारे संविधान में भी अधिकार दिया और ये हमारा उठाना भी करते हुए। तो ये जो आवाज़ उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये पूरे तेलंगाना में क्यों नहीं उठाते? फिर पूरे देश में तो उठाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे तेलंगाना में क्यों नहीं उठाते? पूरे तेलंगाना में 190 सीट पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? फिर 190 सीट का BRS के साथ पैक है इसलिए? नहीं, BRS को सपोर्ट करते हैं वो। BRS जो है तो मुसलमानों के खिलाफ आने वाले बिल का समर्थन करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपकी विचारधारा क्लियर नहीं हुई ना नसीम भाई? नहीं, विचारधारा सीधा क्लियर है कि देखो, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, अपना महाराष्ट्र में भी आज देख लो, आज इतना परसेंट यानी मुसलमान रहने के बाद भी ये कांग्रेस एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी। तो आपने क्यों नहीं लड़ाया फिर कैंडिडेट? MIM ने क्यों नहीं लड़ाया? MIM को थोड़ी किसी ने रोका था ना? नहीं, MIM ने कैसा है, एक भी सीट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं दी, तो कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपने तो हर जगह से सीट उतारना चाहिए था ना? नहीं, इसमें कैसा है कि जहां हमारे को लग रहा है कि जितना चाहिए, जैसे औरंगाबाद वो सीट सेवर थी, और मुसलमान इससे पहले इम्तियाज जलील नागपुर में भी तो आपके उम्मीदवार फॉर्म भरने गए थे कलेक्टर ऑफिस, और फिर वहाँ से बाहर निकल गए थे ना? नहीं, वो तो आपने क्या कैलकुलेशन किया था, क्या सोचा था कि भाई उम्मीदवारी तक आप पहुँचे और उम्मीदवारी से बाहर आ गए? नहीं, ये पार्टी का कोई डिसीजन होगा कि इस बार BJP को किसी भी हाल में रोकना है, और जहां हमें उम्मीद है लड़ना चाहिए। पार्टी का डिसीजन तो आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि हम वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते, यानी उन्होंने पार्टी की अपनी MIM की सच्चाई बयान कर दी थी क्या? नहीं, वो जो बोले वो स्टेटमेंट को मैं तो सीधे से नकारता हूँ, जो उन्होंने बोले। भाई वो सीधे सीधे सांसद के उम्मीदवार है आपके, और अगर वो चुन के आते तो संसद में जाके बैठते, सांसद में असद ओवैसी के कंधे से कंधा लगा के बाजू से किसी कुर्सी पे बैठते और पॉलिसी मेकर बनते। नहीं, लड़ने का कैसा है, लड़ने को तो हर कोई यानी तो मेरा सवाल है ना कि इतने बड़े कद पे पहुंचने वाले आदमी के बात को कैसे नकारा जा सकता है? नहीं, इम्तियाज जलील साहब जो अपने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आखिरी समय में उन्होंने क्या डिसीजन लिए, किस हित में लिए, उनके फैसले पे सर आंखों पे पार्टी। जो इम्तियाज जलील साहब का तो उसमें डिसीजन ही नहीं था ना, उन्होंने तो अपने मीडिया वाइड में कहा, आपके जो उम्मीदवार थे, कि हम इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि हम वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते नागपुर में। ये जो 2024 का था, जो तानाशाही हुकूमत थी, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना था। तो इसको लेकर उन्होंने जो फैसला लिया सही लिया, जहां उनको लगा लड़ाना चाहिए वो लड़ाए उन्होंने, और जहां लगा कि नहीं लड़ना चाहिए, BJP को हम यहाँ रोक सकते हैं, उन्होंने देश हित में। तो हमारे सूत्रों के मुताबिक तो ये खबर आ रही है कि नागपुर की सीट के लिए इम्तियाज जलील साहब से इजाज़त ही नहीं ली गई थी, इम्तियाज जलील साहब के कोई कंसर्न ही नहीं था उसमें।
नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये नॉलेज में मेरे नहीं है। हमारी जो खबरें हमें मिल रही है लोगों से, उसके मुताबिक हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात ये नॉलेज में नहीं है इसके बारे में। बहरहाल 2024 का चुनाव का जो रिजल्ट आया है उस पर एमआईएम का क्या ये रहेगा, स्टैंड रहेगा? 2024 के रिजल्ट के बाद जिस तरह से मोदी सरकार घुटने पे आ गई, दो लोगों का सहारा लेके जो अपना क्या बोलते, ऐसा मानते हैं आप घुटने पे आ गई? नहीं, घुटने पे नहीं आई है, लेकिन ऐसा है कि जो पैजामा इनका बहुत टाइट हुआ करता था, वो पैजामा का नाड़ा ही जो खींच लिया गया है। अब वो दोनों हाथ से काम ही नहीं कर सकते, दोनों हाथ से जो है देश को जो लुटाने का काम, यानी एक हाथ से पैजामा हाँ, संभालेंगे। एक हाथ से पैजामा संभालना पड़ेगा। अगर ये दोनों हाथ अगर उन्होंने अगर एक हाथ अगर छोड़ दिए तो पैजामा उतर जाएगा, देश की जनता को पता चल जाएगा। ये इनके लिए बड़ा अभी कैसा, असल में 10 सालों से जो है इनके लिए देश चलाना, मतलब। अच्छा, ये जो एमआईएम के तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने, अघाड़ी ने एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं दिया, तो इसमें सच्चाई भी तो है ना कि एक भी उम्मीदवार तो नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? फिर आप अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं, तो ये सेकुलर के खिलाफ है। देखिए, ऐसा है कि जो है बात में समाज का, जैसे हमारे जो नेता है आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, तो उनका एक कॉल है, एक स्टेटमेंट है, वो हमेशा कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कि आप 20% जो है राजकारण करो और 80% समाजकारण करो। समाज को देखते हुए नीतियाँ बनाओ, समाज को देखते हुए काम करो। तो कैसा है कि पूरे शरद पवार साहब ने आज तक के महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं लाई ना। नहीं 5% आरक्षण तो इसी पार्टी कहाँ है वो 5% आरक्षण? नहीं, जब 2014 में 5% आरक्षण जो वो भी जब हारने पे आ रहे थे तब अनाउंसमेंट लाए, लेकिन अनाउंसमेंट तो किए थे। अगर वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही किए 70 साल के बाद में। नहीं, अगर उसके बाद अगर जो है वो सत्ता में आते तो उसको जो है वो लागू भी तो मालूम था ना उनको, इस बार वो सत्ता में आ नहीं रहे, इसलिए बोल देने में क्या जाता है, जुमला है, फिर अमित शाह जैसा बोल देंगे जुमला है। नहीं, तो ऐसा अगर ये जुमला आप जाते जाते लॉलीपॉप देकर गए इन्होंने, क्या कि बोला अब लगा कि अब हार रहे हैं तो मुसलमानों को लॉलीपॉप दे दिए, 5% आरक्षण मिल जाएगा अगर हम आए तो। लेकिन कैसे मुसलमान समझदार हो गई थी, वो लॉलीपॉप इनका काम, और आने के बाद भी कोई गारंटी अभी मुसलमान समझदार नहीं है, अभी भी समझदार मुसलमान है। अभी समझदार हुआ तो फिर अभी मुसलमान ने तो दिल खोल के वोट दिया ना, क्योंकि जो जो तानाशाह बैठा था, ये लड़ाई उनको हटाने की थी। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के दौर में भी एक तानाशाह आ चुके थे, मोहतरमा इंदिरा गांधी, उनके समय भी हिंदुस्तान, उनके समय भी 400 जो पार हुई थी, उनके दौर में भी इमरजेंसी लागू हुई थी, उनके दौर में नसबंदी का कानून लागू हो गई थी, तो वो सब उनको भी गिराई ये हिंदू जनता ने। नसबंदी का कानून तो खैर बोला उसको डिक्टेटरशिप में नहीं गिना जा सकता। नसबंदी के कानून में ऐसा है कि फिर भी पॉपुलेशन कम नहीं हुई। इंदिरा गांधी के टाइम में हम 140 करोड़ नहीं थे, इंदिरा गांधी के जाने के बाद हम 140 करोड़ हुए। उस समय जो लाई जो इमरजेंसी या नसबंदी कानून, वो लोगों के हित में। पॉपुलेशन का मामला जो होता है वो लिटरेसी से आता है, लिटरेसी का रेट जैसा जैसा बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन का रेट घटता है। तो मेरा यही कहना था, उनको भी जनता ने गिराई, तो कोई भी उनके बाद ये दूसरी समय, तो ये जो 2024 का अलग विषय है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं ये बताऊं कि जो 5% आरक्षण की जो बात हो रही थी कि वो एक लॉलीपॉप, महाराष्ट्र में तो लागू नहीं हो सकता ना। मैं ये बता रहा कि अल्पसंख्यक 50% ऑलरेडी अल्पसंख्यक आयोग किसने दिया? इसी यूपीए सरकार ने दी। तो ये जो है ये बोलना जो बेकार है। अगर आप अगर कांग्रेस या यूपीए सरकार या राष्ट्रवादी अगर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ होती तो वो जो है ना सच्चर कमीशन की कभी गठित करती ना, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना, रिकमेंडेशन पे नहीं, तो उसके बाद मौका नहीं मिला ना। हम ऐसी सरकार में बैठे हुए थे कि जहाँ पर हम गठबंधन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यूपीए 2 चला ना। नहीं ठीक है, लेकिन सब सारी तमाम जो पार्टियां उसके लिए राजी नहीं थी ना। उसके लिए वो बहुमत का आंकड़ा नहीं था कि जिसके ऊपर जो है वो खुद फैसला लिया जा सके। आज जो है जैसे 10 साल में जो है एक बहुमत की सरकार थी, अगर जो सपोर्ट जो अलायंस था अगर वो नहीं भी, यूपीए 1 में तो एमआईएम भी थी, एक जो सपोर्टिव अलायंस अगर वो नहीं चाहता तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते फिर ये। लेकिन अभी कैसा है, अभी मौजूदा वक्त के चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस परिणाम में आपकी क्या राय है? तो मैं बताया कि ऐसा मैंडेट आया नहीं, मैंडेट जो है इसलिए आया है कि देश में जो पिछले 10 सालों में जिस तरह से जो है हर एक चीज़ को जो है जनता ने जो है बर्दाश्त किया, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, और पेंशन का मामला हो, सरकारी कर्मचारी जो है निकाले गए, उसके अलावा ठेके पे जो लोगों को नौकरियां दी गई, बैंक्स बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, लोगों को लोन नहीं मिल रहा, लोन इंटरेस्ट जो है वो इतना बढ़ गया कि लोन ले करके उसको भर नहीं सकता। तो और किसान सबसे बड़ा मुद्दा था कि किसान जो 3 कृषि कानून लेकर आए जिसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। ऐसी बहुत सारी देश के अंदर 10 सालों के अंदर
इन्होंने इस तरह से जो रिजवान है- भाई, एंटी इनकम्पेंसी तो हर एक सरकार के खिलाफ रहेंगी। जो भी सरकार 2 टर्म पूरे करेंगी उसके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी तो रहेंगी। एंटी इनकम्पेंसी के अलावा आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा जो ये सब चीज़ें रोकी जा सके? अगर आपकी पार्टी चुन के आती तो क्या ये सारी चीज़ें रातों रात बदल जाती थी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कानून जिससे देश की जनता का भला नहीं होना है, हम उसके खिलाफ थे। एंड देखिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा आगे, अगर हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार में आते हैं, सत्ता मिलती है, देश चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी आएंगी, ठीक है, वो कोई दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन विपक्ष तक को जो है इन्होंने मौका नहीं दिया। विपक्ष नहीं था तो मैं बोलना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा कि अगर विपक्ष नहीं था तो इन्होंने जो किसी को भी जो विपक्ष नेता का जो बनाना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं दिया। मैं 1980 की बात करता हूँ, जब देश के अंदर जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, कोई विपक्ष का नेता नहीं था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने अपने जो 2 सांसदों को जो इस्तीफा दिलवाया, वहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो चुना करके भेजा गया सदन में, और उसके बाद जो उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। तो यही लोकतंत्र होता है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो वो लोग इंदिरा गांधी लोकतंत्र के उसूलों को जानती समझती, और इंदिरा गांधी वो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, काम करने के लिए वचनबद्ध थी। तो ये तो आप ये इस चीज़ को मान ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या वो वचनबद्ध थी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने, जैसा अभी इन्होंने कहा, इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर थी, मौजूदा वक्त में एक डिक्टेटर ये है, ऐसा परसेप्शन लोगों का आ रहा है, या लोगों के जुबान से ये वर्ड निकल रहा है। वो जो इंदिरा गांधी डिक्टेटर थी, तो फिर ये 2 लोगों को कैसे चुना के ला ली उसने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। अरे तो वो भाई, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर थी, एक डिक्टेटर मोदी है। तो मोदी जो है अपना विपक्ष, रिजवान भाई कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष का नेता तक नहीं उन्होंने चुना, क्योंकि सीट के नंबर कम थे, और इंदिरा गांधी ने वो किया जो कि कोई सोच नहीं सकता था करने के लिए। अपने सांसदों को हटाया, उनको चुना के लाया और विपक्ष का नेता बना के बिठाया, और आप उसको डिक्टेटर कर रहे हो। नहीं, वो चीज़ जो बता रहे हो लाई इसलिए कि वो विपक्ष में कोई मजबूत नेता नहीं था, और उनको लड़ने के लिए विपक्ष ही नहीं था भाई, मजबूत नेता तो उनको मजबूत बनाया गया है ना, मतलब लाकर अपने विरोध में, कि कोई जनता, जाहिर सी बात है